देखिए आज के क्लास में बताऊंगा हम ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्टली सीधे थ्योरी शुरू नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बताएंगे आपको कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों, व्हाई। हमारे पास मेंसुरेशन था, हमारे पास ट्रायंगल्स में हमने बहुत सारे के ट्रायंगल्स पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। बट व्हाई व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सो विल कंसीडर सम एग्जांपल जहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। और किसी महापुरुष ने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में केंद्र है, सेंटर है। और सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, अगर फिजिक्स में भी जाओगे तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के फिजिक्स पूरा नहीं होता, मैथमेटिक्स अधूरा रहता है। विल सी सम एग्जांपल वेयर द ट्रिग्नोमेट्री कैन बी यूज्ड। जैसे अक्सर शहर में या गांव में भी कोई अगर मान लो छत के ऊपर है और वहां से नीचे वो देख रहा है कोई चीज, कोई फ्लावर है, पौधा है। कई बार लोग बालकनी में ऐसे सुबह सुबह उठ के शाम को ऐसे देखते रहते हैं। क्यों, क्या कारण होता है उसका? क्योंकि उसका रीजन है कि भाई ठीक है भाई वो देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, बट एट दैट टाइम आई वांट टू नो सम पैरामीटर्स। ठीक है, कि अगर वो फूल है, राइट, तो हम कितने एंगल पे उसको देख रहे हैं। अगर हमें ये जानने की इच्छा हो तो हम क्या करेंगे? अब प्रैक्टिकल टाइम पे कोई बोलेगा सर हमें जानने के हम तो देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, बस बात खत्म। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर कितने एंगल पे हम देख रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं, हम ऐसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, सो इट विल बी द मेजरमेंट। चलो ये एग्जांपल भी कई बार प्रैक्टिकली लोग बोलते हैं कोई मतलब नहीं सर, मत निकालो, छोड़ दो, हमें ऊपर से फूल दिखना है, बात खत्म। चलिए एक छोटा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी वाले का। वो कहता है कि मान लीजिए एक छोटी सी बच्ची है, उसको एक बलून ऊपर में उड़ता हुआ दिखाई दिया है। ऊपर में एक बलून उड़ रहा है, हवा में एक बलून उड़ रहा है, ये देखो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये बलून हवा में उड़ रहा है। ध्यान से देखो, ये वाला एग्जांपल है। सो यहां पर देखो कि स्क्रीन पे देखते रहो, इसको ठीक करो। यहां पर देखो, ये हमारा पहला बलून है। एक बच्ची थी जिसने बलून देखा हवा में उड़ते हुए, अपने घर पे जाके अपनी मम्मी से कहती है मम्मी मम्मी वो देखो मैंने बलून देखा। जब तक कह के और वापस आती है बाहर, इतने में वो बलून किसी और डिस्टेंस पे चला जाएगा। मान लो पहले वो ए पे था, जब पहली बार बच्ची ने देखी कि वो बलून हवा में उड़ रहा है, या एरोप्लेन ही कह लो। अगर एरोप्लेन जा रहा है, सो विल सी दैट कि पहले यहां देखा और जब तक किसी को बुलाया वो देख प्लेन जा रहा है, तब तक प्लेन बी पे आ गया। सो एट दिस टाइम वी वांट टू नो एट व्हाट हाइट द प्लेन और द बलून इज फ्लाइंग। कितने हाइट पे वो बलून फ्लाई कर रहा है, ये हमें जानना है, इस हाइट जानना है। तो डे टू डे लाइफ में तो हम कहते हैं बहुत ऊंचा है यार, बादलों से ऊपर है, रहने दो। लेकिन कैलकुलेट करना है तो फिर हम कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, ये जानना जरूरी है। क्योंकि एरोप्लेन अगर उड़ेगा तो कितने हाइट पे सेफली उसको उड़ना चाहिए। एरोप्लेन तो घर के पास से भी जा सकता है, लेकिन क्या वो सही है? तो कितने हाइट तक सेफर डिस्टेंस होता है, ये हमें जानना है। सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन। तीसरा कंडीशन, ये कुतुब मीनार का हाइट निकालने वाला। व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू सी हियर, कि अगर एक व्यक्ति यहां पर कुतुब मीनार के पास आके और यहां पर उसके चोटी को देखता है ऊपर ही ऐसे, सो इफ यू वांट टू नो द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार, सो आई नो दैट फ्रॉम द बेस ऑफ द कुतुब मीनार, फ्रॉम हियर वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम यहां से कहां खड़े हैं, अगर हमें यह पता चल जाए, और इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, जहां से वो देख रहा है इस वाली लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, स्टॉप पोजीशन को। तो इसके और इसके बीच में एक एंगल बन जाएगा, एटलीस्ट वन एंगल आई शुड नो। इन सभी कंडीशन को अगर गौर से देखो, इन सभी कंडीशन को गौर से देखो, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और सिंपली राइट ट्रायंगल। So we know that there is something very good or innovative is there in the right angle triangle, जिसको यूज करके तीनों केस, इस केस में भी है क्योंकि जब वो पोजीशन बी पे आया तो ये लाइन ऑफ साइट एक बनाया हमने, और फिर ये हाइट होगा, और दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू द पर्सन हु इज सीइंग और वाचिंग इट। तो हम इस तरह से देख पा रहे हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल भी है पूरे मैथमेटिक्स में जो कमाल का ट्रायंगल है, अगर देखें इसमें तो। अब चलिए उसमें क्या खासियत है
उसको हम उजागर करते हैं। इतना तो आपको पता चल गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ मैजिक है। वो मैजिक क्या है? उसी मैजिक को एक मैथमेटिक्स के एक ऐसे सेपरेट ब्रांच में डील किया जाता है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अपने आप में ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। इसका जवाब देने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेरे पास मेंसुरेशन है, तो क्या मैं उसको यूज करके इस कुतुब मीनार के हाइट को निकाल सकता हूं? अगर कोई व्यक्ति यहां पर है तो होगा क्या? उस केस में निकाल तो सकते हो कि एक बड़ा सा स्केल ले लो और मेजर करने चले जाओ। वाह, तो कितना सारा सेटअप लगेगा उस बड़े से हाइट को मेजर करने के लिए, एक एरोप्लेन की हाइट को मेजर करने के लिए। लेकिन अगर छोटा सा कैलकुलेशन अगर हमें मालूम हो, हमें एंगल मालूम हो, हमें डिस्टेंस मालूम हो, सो वी कैन फाइंड द हाइट एज वेल। इसलिए हमें एक सेपरेट ब्रांच की जरूरत पड़ी, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री, एंड दैट ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई? ट्राई मीन्स थ्री, जिसको तीन कहते हैं, गोनो मीन्स साइड, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट और टू मेजर। ओवरऑल देखिए तो थ्री साइड मेजर है। अरे थ्री साइड को मेजर तो तभी करेंगे जब उनके बीच का एंगल हो। तो एक ट्रायंगल में खासियत है कि भाई वो तीन साइड है और तीन एंगल भी होंगे। तो ट्रायंगल में हम कौन सा ट्रायंगल है? हमने तो बहुत तरह के ट्रायंगल्स पढ़ रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, नो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, एस्केलेन, पता नहीं किस तरह का पढ़ रखा। साइड्स के बेसिस पे भी कह सकते हैं, एस्केलेन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। So here we are going to use the only right triangle, a triangle where the angle is a triangle where angle is 90 degree। यानी यहां पर अगर हम देखें, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास और उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का बॉस तो पाइथागोरस है, मालूम है, जिस पाइथागोरस ने कमाल कर दिया था। और उसी ने बोला कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर होता है, ये कहीं ना कहीं, ये जो वर्टिकल हाइट है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ये किसी ना किसी बेस पे होता है। इसको बेस बोलते हैं जो जमीन पे है, और ये परपेंडिकुलर है। फिर इसको क्या बोला गया? इसको हाइपोटेन्यूस बोला गया। बेस को शॉर्ट में हम स्मॉल बी से डिनोट कर देंगे, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर देंगे, और हाइपोटेनियस को एच से डिनोट कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद होगा तो आपको मालूम है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तो मालूम है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो लगता ही है। अब अगर हम देखें, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, इस तीनों ही साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशन है, कोई ना कोई रिलेशन है। और जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें डायरेक्टली उस टाइम आंसर पता नहीं होता। वी डू द हिट एंड ट्रायल्स। पहले हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो सब्जेक्ट इस तरह से ग्रो हुई कि मान लो कि कोई एक एंगल हम दूसरा ले लेते हैं, ये एंगल तो श्योर है कि ये 90 डिग्री है, और ये ए, मान लीजिए कि इस एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से, और ये थीटा का सिंबल इस तरह से यूज होता है। मैं ऐसे लिखता हूं लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का हम नाम कुछ इस तरह से ए बी सी दे सकते हैं या पी क्यू आर दे सकते हैं। तो आगे जब इस ये चीज यहां तक तो आपको मालूम है, तो हमारे जो पूर्वज से साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि भाई इनके साइड में ये बड़ा अच्छा खासियत है कि भाई इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है ए सी, जिसको हम कहते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दिया गया। तो क्या इसके साइड और एंगल के बीच में भी कोई रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन देयर साइड्स एंड एंगल? सो लेटर इट हैव बीन थॉट दैट आई कैन राइट दिस इज सम, ये कहा गया कि एक ऐसा रेशियो, मतलब जिन्होंने रेशियो लिया सभी साइड्स का, एक साइड का रेशियो लिया उन्होंने परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस,
और इसको बोला गया था साइन ऑफ द एंगल थीटा, साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा बोलते हैं इसको, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं साइन थीटा, जो बताता है इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उन्होंने सारे रेशियो ले डाला, एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एक बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यस और नो। फिर उसके बाद उन्होंने ये दो तो मेन था, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तीन होगा। फिर उसके बाद बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब उनके साइड्स का रेशियो ले लिया गया। ऑल दीज आर द साइड रेशियो। और देखा गया कि इसका एंगल के साथ कोई रिलेशन है क्या, समझ आया? तो देखा यह गया कि साइन थीटा जो बराबर होगा ये हमेशा P बाई एच के बराबर होगा। और इस तरह से टोटल 6T रेशियो दिए गए, क्योंकि देखो 1 2 3 4 तक मैंने लिखा है, इसके बाद भी लिख सकते हो P बाई बी, ये तो हो ही गया, H बाई बी और H बाई पी। ये टोटल 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ही रेशियोज पॉसिबल थे, क्योंकि इसमें टोटल कितने साइड्स हैं? 3। तो हमने दो दो का पेयर लिया है, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी, और फिर इसका रेसिप्रोकल लिया 3, यानी टोटल 6 है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी 6T रेशियोज डिस्कस किया जाता है, जिसमें पहला नंबर पे है साइन थीटा एंड दिस इज P बाई एच। फिर उसके बाद दूसरा T रेशियो जो बोला गया, जो कि साइड का रेशियो है, उसको हम कहते हैं कॉस थीटा, विच इज B बाई एच। B बाई एच का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें सीखना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो उसका बेस क्या है? BC। उसका बेस लेना है, बेस हमेशा जमीन पे होगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है। लेकिन जब हम कहते हैं थीटा तो उसका परपेंडिकुलर हमेशा उसके सामने वाला होता है, AB। यानी इस केस में अगर हमने P बाई एच लिखा है, अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें, साइड्स के फॉर्म में, तो AB बाई AC लिख सकते हैं। And if I say it is cos theta, then it is B by H. So what is a B? B is BC by a hypotenuse, which is AC. Understood? Now we are going to write another thing, that is tan theta. What is that? This is perpendicular upon base. So P for perpendicular, B for base. If you write in terms of the side, we can write it AB by AC. समझ आया? तो ये 3T रेशियोज है। सर इसमें हमें समझना क्या, याद क्या रखना है? अरे भाई इसमें याद रखना है साइन थीटा कॉस थीटा थीटा। पर साइन थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस ये 3 चीजें याद रखना है। यस सर नो? तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आया? साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 3 रेशियोज आपको याद रखना है। तो बाकी की 3 रेशियोज क्या होंगे? बाकी की 3 रेशियोज इसके रेसिप्रोकल है। सो दैट इज द रेसिप्रोकल T रेशियोज। तो 6T रेशियोज पहले हमें समझ में आ जाए अच्छे से, तो फिर हम उसके आगे बढ़ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जहां पर हम इसके रेसिप्रोकल देखने जा रहे हैं। पहले 3T रेशियोज क्लियर हो गया। ध्यान में रखना चाहिए साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ मूविंग फर्दर एंड वी विल डिसाइड हियर दैट, लेट्स सी, कि जो ये 3 तो हमने डिस्कस कर लिया, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेसिप्रोकल। वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेसिप्रोकल ऑफ T रेशियोज। रेसिप्रोकल ऑफ T रेशियोज। तो देखा ये गया कि सबसे पहले हमने क्या लिया था? साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या लिखा था? साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? चलिए इसके लिए चेक करते हैं। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर P अपॉन एच। गुड। सो इसका रेसिप्रोकल करते हैं। टेक द रेसिप्रोकल। क्या होगा? वेरी नाइस, H अपॉन P। दिस इज इक्वल टू, अब इसका 1 बाई साइन होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या है? 1 बाई साइन थीटा। इसका नाम दिया गया कोसेक थीटा। इसका नाम दिया गया कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा बोला गया कि ये कोसेक थीटा होता है। अब उन्होंने देखा कि भाई दूसरा कॉस थीटा, क्या इसका रेसिप्रोकल हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। कॉस थीटा को B बाई एच कहते हैं। इसका भी रेसिप्रोकल लोगे तो इसको लिखेंगे H अपॉन बी। अगर हम कहते हैं H अपॉन बी,
तो मुझे बताइए कि ये क्या होना चाहिए, 1/cos थीटा होना चाहिए, और 1/cos थीटा को क्या कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं। ये हमारा चौथा और ये हमारा पांचवा टी रेशियोज है। इसी प्रकार साइन कॉस के बाद अब बारी है टेन थीटा की। टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम इसको उलट देंगे तो इसका नेचर भी अलग हो जाता है, यानी इसका रेसिप्रोकल अगर हम देखें तो ये वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी अपॉन बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, which is 1/10 theta, and this is basically equal to cot theta. Understood? So now moving further, आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हमने टोटल सीखा 60 रेशियोज। कितना सीखा? 60 रेशियोज। कोई कहता है ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है। अरे ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा बनाऊंगा कि सारे क्वेश्चन बिना देखे ही करोगे। टीचर वह टीचर मैम, सबकी अपनी जो है थिंकिंग है, सोच है दुनिया में, लेकिन मैं मानता हूं कि टीचर सबसे अच्छा वो है जो छात्रों के अंदर से उसका डर भगा दे, सब्जेक्ट का भूत भगा दे, वो सबसे अच्छा टीचर माना जाता है। इसलिए कोई भी चैप्टर मेरे सामने में ये मत कहना जो मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मुश्किल होता है, क्योंकि ईज योर स्टडी पे कोई भी चैप्टर मुश्किल नहीं होगी। अब हम बात करेंगे 60 रेशियोज के बारे में, क्योंकि ये नाम ही है ईज योर स्टडी। पढ़ाई को आसान करने के लिए मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई मुश्किल मुश्किल करके लोग आजकल पढ़ाई लिखाई से मुख मोड़ रहे हैं। फटाफट 9वीं 10वीं हो गया, चलो पैसे कमाने लग जाओ। राइट? बहुत लंबा जाना है, ये जर्नी है, अभी तो शुरुआत किया है। 6 टी रेशियोज है, जरा हम इसको देखते हैं। तो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, cos थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, टेन, cos थीटा, कोसेक थीटा, sec थीटा, सेक थीटा, cot थीटा। कॉट थीटा। ठीक है, मैंने थीटा नहीं लगाया जानबूझ के यहाँ पर, क्योंकि थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा तो एक नोटेशन है। आप साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस बी, है, कोई भी एंगल हो सकता है, नोटेशन हो सकता है। तो ये टोटल 60 रेशियोज है। अंडरस्टूड? आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। बढ़ेंगे आगे, और हमें टी रेशियोज में कोई प्रॉब्लम है? सारणी मुझे बताइए, टी रेशियोज में कोई प्रॉब्लम है? माइक ऑन करके बोलो। नहीं। ओके गुड, समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या इन सब के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। देखो, सब्जेक्ट आज मैं पढ़ा रहता हूं, मैं सच बोलता हूं, मैं आज पढ़ा रहा हूं, एक ही दिन में ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूं। जब ये सब्जेक्ट डेवलप हुई होगी तो काफी साल लगे होंगे। है, एकदम से कोई रिसर्च थोड़ी ना हो जाती है कि चीजें जो आज है, कितना दिन, अब न्यूटन ने कितने दिन मतलब सोचा, दिमाग लगाया, तब जाके वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया। है, एप्पल तो 1600 ईस्वी के पहले भी गिरता था, नीचे ही गिरता था पृथ्वी, कभी ऊपर नहीं जाता था। लेकिन 1600 ईस्वी के बाद ही एप्पल ग्रेविटेशन का जो है लोगों के बारे में पता चला कि हाँ भाई इस वजह से होती है। उससे पहले लोग एप्पल खाते थे, सिर्फ क्यों होती थी, उसका यूज क्या है, कोई नहीं जानता था। ऐसा नो। बढ़ेंगे आगे, अभी हम देखते हैं, डायरेक्टली मैं थ्योरी नहीं दूंगा, हेडिंग नहीं करूंगा। इसका मुझे मालूम है कि मैं डायरेक्टली लिख दिया तो फिर वही हो जाता है। चलिए देखते हैं, हमारे पास ये रेशियोज तो था। देखो, साइन थीटा था, मैं एक बार लिख लेता हूं, P by P upon H, और we have also the cos theta which is B by H, right? यहां पर मैंने एक रिलेशन लिखा था पाइथागोरस थ्योरम से, जरा ध्यान गौर से देखना कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। यस और नो? राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा हाइपोटेनियस था, ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये मेरा बेस था। यहां पर मैंने लिखवाया था h स्क्वायर इज इक्वल टू सम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहो तो पैरेलली नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो, अगर कॉपी है। मैथमेटिक्स में देखो, साइंस में तो मैं पीपीटी दे देता हूं, समझ लेते हो, लिख लेते हो। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन मेथड्स में मैं पढ़ाए जा रहा हूं। नोट्स नहीं आप सोचोगे कि हम बाद में कर लेंगे, चाहे तो एक नोट और पेन तो हमेशा होना चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो या ऑफलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो एक सिंसियर एफर्ट होना चाहिए कि एक पेन और पेंसिल होना चाहिए। कुछ अच्छी बातें आ सकती है उभर के सामने, जो हमें नोट कर लेना चाहिए। और कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ रीडिंग के 3 स्टेजेस हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग। तो सुनते रहो ही हो मुझे एट द सेम क्लास, यू आर लिसनिंग मी। और लिसनिंग का तो पार्ट हो जाता है, रीडिंग आप खुद ही कर लेते हो, लिखना भी जरूरी है। तो नोट पेन रहना चाहिए, कुछ कुछ लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नोट्स तो आपको मिलेंगे, वीडियो तो अवेलेबल है,
इसलिए मैंने डबल लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपनाया है, और मैं तो ट्रिपल भी जाने वाला हूं, क्योंकि डबल लर्निंग में यह है कि अभी मैंने क्लास करा दिया तो ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया, दूसरा आपने नोट्स बना लिया, कभी अगर 2 दिन के बाद समझ में आया कि सर ने क्या पढ़ाया था तो मैं क्या करूं। सो वो एक प्रॉब्लम फेस होती थी पहले जमाने में, लेकिन 2022 के बाद अब नहीं होने वाली है। अब आप उस वीडियोस को फिर से देख सकते हैं, फिर से भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ये फैसिलिटी यहां पर मिलेगी। चलिए, ये है हमारा, समझ आ रहा है। यस सर। तो यहां देखो कि जब हमारे मैथमेटिशियन ने गौर से देखा कि भाई एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो झटाक से उन्होंने बोला कि अरे ऐसा काम कर कि क्या मैं अगर साइन थीटा का स्क्वायर कर दूं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैथमेटिक्स में जब इक्वलिटी लगी होती है ना, तो आप एक तरफ स्क्वायर करके ये नहीं कह सकते कि भाई इसका स्क्वायर इजकल टू पी बाई एच, ना 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 ना, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मतलब इक्वलिटी लगा है, तो अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो पी बाई एच का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखा ये गया कि इट इज पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है। लेकिन इसको कैसे लिखें, तो उसको उन्होंने बोला कि भाई इसको ऐसा कर, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दे। भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उन्होंने चुपके से मुझे बताया कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा है। जैसे आप x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर कहते हो ना, ठीक उसी प्रकार साइन थीटा इंटू साइन थीटा को आज के बाद साइन स्क्वायर थीटा कहना। अंडरस्टूड। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। समझ रहे हो। ठीक, उन्होंने देखा कि भाई कॉस थीटा का भी तो ऐसा कर सकते हैं, बोला हाँ यार बिल्कुल, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और लिखेंगे बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। व्हाट इज द प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम सर, वी कैन राइट इट। So here we'll write it cos square theta. This is equal to b square upon h square. Is equation 2. Now we have the equation 1 and equation 2. अब हमारे ताऊ जी बैठ के सोच रहे थे कि भाई p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर इस दोनों को ऐड करें तो h स्क्वायर के बराबर है, तो क्यों ना हम इस 1 और 2 को ऐड करें, क्या पता कुछ उभर के सामने में आ जाए। देखो ऐसे होता है मैथमेटिक्स या कोई भी रिसर्च है, आपको अंजाम पता नहीं होता, आपको सिर्फ पता होता है कि इस रास्ते पे मुझे चलना है तो कुछ मिलेगा। जैसे एक गोताखोर समंदर में गोता लगाता है ना, तो उसको पता नहीं है कि मोती कहाँ है, लेकिन फिर भी वो गोता लगाता रहता है, ढूंढेगा ढूंढेगा, कहीं ना कहीं होगा। इन द सेम वे इट इज हैपनिंग। यहां पर उन्होंने सोचा कि भाई अगर हम 1 + 2 कर दें तो फिर क्या होगा। सो आई विल राइट इट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों को ऐड करेंगे। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे एलएचएस में, मतलब 1 और 2 को ऐड किया तो उसका एलएचएस ऐड होगा, तो आरएचएस भी ऐड होगा, आरएचएस में एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस में ऐड होगा। तो लिखेंगे पी स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर है यहां पर, बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यस और नो। वी सी डिनोमिनेटर इज सेम, यहां पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको लिख देंगे एच स्क्वायर। What will be the numerator? P square plus B square. So P square plus B square is what? जरा गौर से देखो, P square plus B square क्या है, हाइपोटेन्यूज। बोलो। This is hypotenuse. So P square plus B square हमारा हाइपोटेन्यूस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं H square by H square. This is 1. Oh my God! What we see here? अब यहां पर एक वंडरफुल रिजल्ट आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है, 1। अगले पेज पे चलता हूं। यानी उन्होंने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक बच्चा टूट पड़ा कि सर ये थीटा के लिए होता है या फिर किसी भी एंगल के लिए होगा। सवाल जेन्युइन है, क्योंकि ये थीटा किसी भी के लिए एंगल के लिए हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं साइन स्क्वायर 1 डिग्री लिखूं प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिखूं तो आंसर क्या होगा, 1। एंगल सेम होना चाहिए। अगर मैंने साइन स्क्वायर 40 डिग्री, देखो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं आपके एक्सरसाइज के, पहला क्वेश्चन इसी से स्टार्ट हो रहा है। मेरी थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन तो आपको खुद ही होने लगेगा। यानी 40 यहां पर 40 तो यहां पर भी 40, दोनों एंगल सेम है, ये 1 हो जाएगा। समझे जी। Here we'll see that the sin square 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री, क्या ये 1 होगा,
नॉट एट ऑल, ये 1 नहीं होगा क्योंकि यहां एंगल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इट इज नॉट 1, नॉट इक्वल टू 1। समझ आया? सो मूविंग फर्दर, यहां पर हमने साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर, ये किसी भी एंगल के लिए क्या है, 1 है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज। अब मैं हेडिंग करूंगा कि इसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखो पढ़ाने का दो तरीका है, एक तो होता है कि इंफॉर्मेशन फीड करवा दो कबूतर को, ठीक है, लेकिन एक होता है कि कोरिलेट करके उसे समझाओ कि सब्जेक्ट डेवलप कैसी होती है, ग्रो कैसे हुई है। समझ आ रहा है? फुल अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे। ये रेशियो नहीं है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज है, ये रेशियो नहीं। रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और बाकी वो कोसेक सेक और कॉट थीटा, वो ये आइडेंटिटीज है, ये दूसरा हेडिंग है। तो आइडेंटिटीज अब कितने होंगे वो देखेंगे। अभी हमने एक देखा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पहला आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए 1 हो रहा है। कोई बच्चा पूछ रहा है आइडेंटिटी का मतलब क्या? अरे आइडेंटिटी का मतलब उसकी पहचान है कि किसी भी एंगल के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 और एनी वैल्यू ऑफ थीटा। पढ़ेंगे आप। अब एक बच्चा बैठे बैठे कई किताबों में लिखा रहता है, और अब वैसे भी आप जानते हो, अरे भाई मैथमेटिक्स में हम उलट फेर तो कर ही सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कैन आई नॉट राइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? अरे ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये सब लिख कभी जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसा लिख सकते हो, और आप ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस साइन तो प्लस ही तो हो जाएगा। अंडरस्टूड ना? वही है। या फिर कई बार ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है कि कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर हटा लेना है, इसको स्क्वायर रूट में पिना दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये डेरिवेटिव फॉर्म्स हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। याद कर रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आप इसको एक साइड से दूसरे साइड पे इंटरचेंज करके लिख सकते हो। नाउ मूविंग फर्दर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड आइडेंटिटी। अब देखा गया कि भाई साइन और कॉस के बीच में रिलेशन होंगे, लेकिन हमारे पास टोटल 60 रेशियोज है। क्या आपस में किसी और के बीच में रिलेशन है? क्या साइन और कोसेक का रिलेशन है, कॉस और सेक का रिलेशन है, टेन और कॉट का? इस तरह से देखा गया तो हमारे पूर्वजों ने तीन डेवलप कर पाए हैं। आप चाहो तो चौथा ट्राई करो। उन्होंने साइन और कॉस का देखा, और दूसरा जो देखा है, मैं तो एस्टेब्लिश चीजें ही पढ़ा रहा हूं, कुछ डेवलप तो अभी करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, 1। So this is the second identities that you are going to take it here. समझ आ रहा है? सर माइनस से इसमें माइनस होता है, हाँ याद रहे, ये माइनस होता है। अगर इसमें माइनस हो गया लग गया तो किसमें? पहले वाले में नहीं गलत होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं होगा। आइडेंटिटी ये प्रूफ है ना, हमने प्रूफ ही किया पीछे, हमने सेकंड पेज पे प्रूफ किया है। सो 10-15 मिनट क्लास खत्म। So where we are going to see the third. तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा ये 1 है। नाउ एक और रिलेशन था कोसेक वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तीन ही है। भाई आपको लगे कि साइन स्क्वायर थीटा के साथ टेन स्क्वायर करेंगे तो जीवन में देखो कहीं अगर आ गया तो ठीक है, आप चेक कर लो, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये मैं कह रहा हूं रिसर्च आप करके देखना, लेकिन आपको नहीं करना है, होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी ना, और पाइथागोरस तो लगाना है। तो ये सब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें 3 ही है जो होता है। हाँ, तो पहले में प्लस, बाकी 2 में माइनस। तो साइन कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और सेक और टेन का है, कोसेक और कॉट का है। फ्रॉम टू दूसरे वाले आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरे वाले से हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड? और वाइस वर्सा आप ऐसे लिख सकते हो। कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना,
cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta. So these are some derivatives exchange. Sometimes it is very useful to do the identity based problems, right? But we can exchange it. It's mathematical. But actually there are three trigonometrical identities, and then we can write it, right? Trigonometrical identity: sec square theta minus sin square theta equal 1, cosec square theta minus cot square theta equal 1, and that is sin square theta plus cos square theta equal 1. ये तीन ही है. आज जब पढ़ लेते हो तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ. जब मैंने बताना था तो धीरे बताया. यानी तीन ही चीजें हैं. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 है. sec और tan के बीच में रिलेशन है SCST. याद ही रहता है ना सबको? ये ST याद रहता कि नहीं रहता? बताओ जी. यस सर, याद रहे। तो पहला रिलेशन किसके बीच में है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको क्या बोलेंगे? SC, S और C के बीच में. यस सर, तो ये रिलेशन सुप्रीम कोर्ट में है. यस सुप्रीम कोर्ट। और इधर क्या ST में है? यस सर, ये ST में है, शेड्यूल ट्राइब आता रहता है ना इसमें. यस और ये CC है. सर। मेल करते हो CC कर देना है. तो ये CC है. कोशेक और C में रिलेशन आइडेंटिटीज S और C में है. यहाँ पर साइन कॉस में है, यहाँ पर साइन और सॉरी सेक और साइन नहीं. ये लेकिन ध्यान रखना कि ये साइन वाला तो नहीं है, ये सेक वाला है. यस सर, 10 को सेक वाला मिला हुआ है. और कॉस से को कॉन है। बढ़ेंगे आगे. So this is the trigonometrical identities that we can discuss it here. Trigonometry is the measurement of three sides. मैंने trigonometry का बताया इसमें. तो रेशियो ऑफ एंगल्स भी देखा हमने इस चैप्टर में, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. देखो चैप्टर 1 हमारा इसी पे खत्म होता है. तो टी रेशियोज कितने हैं? 6 हैं. 6 के 6 टी रेशियोज हमने देखा. यस और नो? यस हालांकि देखा जाए तो जो आज हम साइन पढ़ रहे हैं आज, उसके बारे में सबसे पहले हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने आर्यभट्ट ने बताया था. आर्यभट्ट साहब का जो रोल है करीब 500 AD में बताया था. उन्होंने बताया था, अपनी किताबों में साइन के बारे में लिखा था उन्होंने. उसका उन्होंने नाम लिया था अर्धजिया. हिंदी में पढ़ते थे तो उसका नाम उन्होंने अर्धजिया लिया था, जिसको आज जीवा कहते हैं. ठीक है, तो उनका नाम है, लेकिन फिर भी अरेबिक में उसको साइनस बोला जाता है. साइनस से साइन आया. ये साइनी नाम क्यों है? सबके पीछे लॉजिक है भाई. हम तो हिंदी में बोलते अर्धकोण, अर्धजिया, कुछ ऐसा बोलते, राइट? जीवा जो हिंदी मीडियम से है उनको मालूम है. बट चूंकि अरेबिक वर्ड्स थे तो उन्होंने साइनस बोला, तो उसके बारे में ये चीजें. ठीक है, तो अरेबिक वर्ड. और उसमें जो नाम आता है एन इंग्लिश प्रोफेसर एस्ट्रोनॉमी एडमंड गंटर के बारे में. तो ये जो एडमंड गंटर है ना, GUNT, ये 1500-1600 ईस्वी की बात, और 1600 ईस्वी की बात. 1528 में उसका जन्म हुआ था और मरा कुछ 16 में. तो मतलब 16वीं शताब्दी में ये साइन वर्ड आ रहा है, SIN साइन. ठीक है, और हमारे जो आर्यभट्ट साहब थे उन्होंने 800 AD में ही ये दे दिया था. आर्यभट्ट साहब का नाम आता है, वो जीवा वाला. लेकिन साइन जो है ये अरेबिक वर्ड है, लेकिन इसमें एडमंड गंटर का नाम आता है, या गुंटूर, जो भी बोलना है आपको भाई. नाम में अपना देख लेना इस प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मैं तो गंटर ही बोलता हूँ उसको. गुंटूर क्या कहूँगा, गुंटूर. हाँ, यहाँ एक बच्चा मेरे पास आया कोने में और बोलता है कि सर ये अंग्रेजी का शब्द आप इसको साइन बोलते हो, ये तो सिन है. इसको सिन नहीं पढ़ना है, ये पाप कर्म नहीं है. अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं ना, मतलब क्या बताऊं. NO नो भी नो है, और I नो. तो आप सामने वाला पूछता है कि NO नो वाला नो, और KNOW नो वाला. यस और नो? सो ये भी नो है और ये भी नो है. बोलो. स्टेशनरी में भी देखो 2 वाला स्टेशनरी है. कौन सा? किताब कॉपी वाला दुकान या रुका हुआ वाला? स्टेशनरी. सो समटाइम्स डोंट प्रोनाउंसिएट, इसको हमें ऐसे प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है सिन की तरह, इसको साइन ही बोलना है. सो दिस इज अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और टी रेशियो के बारे में. और आपको पता है साइन पहले आ गया था, और जो कॉस और टेन है वो बहुत बाद में आया है. साइन पहले आया और कॉसेन और टेंजेंट बहुत बाद में आया. और
फिर उसके बाद उसको कोसाइन को किसी और मैथमेटिशियन ने नाम दिया था। ऐसा नहीं कि एक ही मैथमेटिशियन ने तीनों नाम दिए हैं, कॉस को किसी और ने नाम दिया था, और कॉस को सर जोनस मूर का नाम आता है, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे सर जोनस मूर, उन्होंने दिया था कॉस के बारे में। इन्होंने कॉस, तो मतलब ये देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी एक लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए कोलैबोरेशन में पावर होता है। जब हम मिलके काम करते हैं तो बड़ा से बड़ा मुश्किल काम भी हम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले अकेले करते हैं, अपने मन से करते हैं, तो उसमें मुश्किल होती है यार। जो समझने वाले होते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझने वाले होते हो तो कुछ भी करते रहते हैं, राइट? यस और नो? यूनिटी में पावर होती है कि नहीं होती है? अगर सब मिलके रहे तो कोई सामने वाला हमला करने आएगा तो उसको डर लगेगा यार सब मिलके एकदम मुझे मारेगा, और अकेला हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये बात है। चलिए, तो हमने ये सारा बात सीख लिया है, इस पे बेच हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं ले लेता हूं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, ये दो ही पे पहला एक्सरसाइज हो जाएगा, कल हम उसके आगे करेंगे। उसके बाद हम एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये हम अगले क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं एक दो क्वेश्चंस ले लेता हूं डायरेक्टली एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, तो चलिए देख लीजिए। अगर मान लो साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ए की वैल्यू, इफ सभी लोग करेंगे, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन कॉस ए और टेन ए क्या होगा? कॉस ए एंड टेन ए। टेन ए, हाँ, क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन व्हाट इज कॉस ए एंड टेन ए? टेल मी। जो थीटा के सामने वाला जो साइड बनता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे लोगे, जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेनियस। अब साइन ए बोला है तो इसको ए बोल लो, और इसको बी बोल लो, और इसको सी बोल लो। तो मुझे बताओ कि साइन ए इजकल टू 3/4 है, इसका मतलब P इजकल टू सम क्या बोल सकते हैं? 3K बोलो। क्या बोलो? K, क्योंकि ये रेशियो है। तो रेशियो क्या होता है उसमें, अगर 3/4 है तो इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, K मल्टीप्लाई करें तब भी ये 3/4 रहेगा। 3/4 में अगर 100 मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तब भी ये 3/4 ही रहेगा। तो इसलिए हम साइन P को बोलेंगे 3, क्योंकि साइन ए की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है? P/H होता है। तो अगर ये 3/4 है तो इसको सम 3K बोलो, और अगर 3 भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो है तो इसको रेशियो हटाने के लिए हमें कुछ ऐसा उसमें एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। सो हियर वी सी दैट, और H की वैल्यू क्या होगी हमारा? 4K आ गया, राइट? सो व्हाट इज B? साइन 3/4 है ना, इसने उल्टा दिया है, 3/5 नहीं दिया है इसमें। साइन ए 3/4 है, हमें कॉस बताना है, तो हमें इसमें क्या पता चला? P पता चल गया और H पता चल गया है। सो हाइपोटेनियस हमें मालूम है, P पता है, B निकालना है। सो H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? P हमारा 3K का स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 7K स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर चला जाएगा उधर, 7K स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट 7K। तो B हमें पता चल गया, और A, P और H हमें मालूम है। तो इस तरह से अब हम कुछ भी रेशियो निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता चल गया है तो। अंडरस्टूड? हम ऐसा भी निकाल सकते हैं। क्या रहा है आंसर? मैं तो अभी हाइपोटेन्यूज हो रहा हूं। तो बताओ कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? B/H। तो B क्या आया? √7/K/4K। तो ये हो जाएगा √7/4
4। ठीक है, इसी तरह से 10A निकाल सकते हो। 10A क्या होगा, P बाई बी, P बाई बी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3K और B की वैल्यू क्या है हमारा √7K। सो दिस विल बी 3/√7। चूंकि √7 नीचे में नहीं होता, आपको मालूम है क्लास 9th में, रेशनलाइज कर दो इसको, √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 3√7/7। दिस इज द आंसर। ये एक मेथड था, ये मेथड 1 था। ये क्या था, मेथड 1। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैं सिखा रहा हूं, आगे करा देता हूं ये क्वेश्चन, फिर एंड करेंगे। देखो हमने क्या बोला था, अब हम देखेंगे मेथड 2 इसी क्वेश्चन का। हमारे पास क्या है, sin A = 3/4 है। ठीक, वी हैव एन आइडेंटिटी, हमारे पास एक आइडेंटिटी है क्या, कि cos A = क्या, सॉरी ऐसे लिखता हूं, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A = क्या होता है 1। तो sin A तो हमें मालूम है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 3/4 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर A = क्या होगा 1। ट्रिग्नोमेट्री में हम एक क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। सो cos स्क्वायर A = क्या होगा 1 माइनस इसका वैल्यू क्या होगा 9/16। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा 9/16। तो 16 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा 7/16। सो cos स्क्वायर A = 7/16। cos A = ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस वाला तो लेना नहीं हमें, यहां पर 7/√7/7/16। ये √7 क्या हो जाएगा 4। यस और नो। सर यहाँ तक सिर्फ रूट तक √7/16 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हम क्यों नहीं अलग अलग कर सकते हैं। और क्लास 10th 9th में सीखा है आपने, √A/B को हम √A/√B लिख सकते हैं। यस और नो, अलग अलग कर सकते हैं। फाइनली ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अंडरस्टूड। सो बाय दिस वे वी हैव फाइंड। यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये ध्यान से सुन लेना, ये थ्योरी में भी काम आता है। अगर मैं tan थीटा की बात करूं ना, तो ये क्या था P/B था। अगर मैं इस दोनों को H से मल्टीप्लाई कर दूं, P को भी H से डिवाइड कर दूं और B को भी H से डिवाइड कर दूं, तब भी तो ये वही चीजें होंगी। H से H कैंसिल हो जाएगा और P/B रहेगा। तो P/H को हम क्या बोलते हैं साइन थीटा, और B/H को क्या बोलते हैं कॉस थीटा। यानी हम tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा जो आपको यूज करना है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यूज हो गई। फिर उसके बाद एक और रिलेशन था कि अगर मैंने बोला था आपको क्या कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा। सो कोसेक साइन थीटा = 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा = 1 साइन थीटा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इसी तरह से हमारा सेक थीटा जो है रेसिप्रोकल किसका है कॉस थीटा का है। सो 1 cos थीटा लिखेंगे, यानी यहां से हमें मिलेगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा = 1। ठीक इसी प्रकार हमारे पास एक और रिलेशन है tan थीटा = 1 cot थीटा। यस और नो, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा = 1। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है इतना सारा, यू नो द बेसिक। हमें देखो ट्रिग्नोमेट्री को भारी मत करना। अभी मैं यहाँ पर समरी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये टी रेशियोज हमें 6 याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा और उनके रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो ये कौन सा बड़ा फॉर्मूला है भाई, अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा = 1 कोसेक थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। 2 का रेसिप्रोकल 1/2। यस और नो, इसका मतलब 2 × 1/2 1 आएगा। तो इस तरह से हम साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 करेंगे। और हाँ, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इस वीडियो को पूरा देख के इसका नोट्स बना लो, उसको रिवाइज करो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 अटेम्प्ट करो। कल जब मैं मिलूंगा तो आप डॉट पूछ सकते हैं मेरे से, हम सारा करा देंगे। अगर सारा नहीं होता है तो, और अगर 10 हो गया तो 10 कराएंगे। तो कोई घबराने वाली नहीं, बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, समझ आ गया? सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड कर दें।